वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे। इस तरह का समय चल रहा है, लॉकडाउन का भी समय चल रहा है और बीमारी इन्फेक्शंस बहुत फैले हुए हैं। तो प्लीज़ आप अपना घर पे ध्यान रखिए। जो लोग घर पे हैं और जिनको थोड़े से भी सिम्टम्स दिखे, प्लीज़ आप लोग डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ये ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि बढ़ते इन्फेक्शन को देख के बात कर रहे हैं आप। तो आज हम अपनी पढ़ाई में आते हैं कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इंसुलेटर का। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कंडक्टर टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, उसके आगे हमको इंसुलेटर पढ़ना है। तो इंसुलेटर्स पढ़ने के लिए क्या किया है कि इंसुलेटर्स होते क्या हैं, ठीक है, ऐसा क्यों इनको रखा गया, किस कैटेगरी पे रखा गया, किस बेसिस पे रखा गया है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंसुलेटर क्या होते हैं। जनरली अगर हम बोले कि सारे नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं, तो ये फैक्ट नहीं होता हमेशा, ठीक है ना। तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि सारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कि जनरली देखा जाए तो कि इंसुलेटर्स कैसे होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके। अगर हम नॉर्मली बात करें, जिसमें से बिजली ट्रैवल ना करे, वो इंसुलेटर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये रही इंसुलेटर की क्वालिटी की बात कि हम किस पर्पस पे इसको इंसुलेटर कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर जब ये बनता है तो इसमें ऐसा क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसको इंसुलेटर कहा गया है। क्या होता है इनका, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए, इनके एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास वगैरह, इनके एटॉमिक नंबर देखा जाए, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री में पूरे बॉन्ड बनने के बाद, पूरी बैंड फिल होने के बाद जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री बचते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या जो होती है वो काउंटलेस होती है। क्या होता है, काउंटलेस होती है संख्या उनकी, वो नगण्य होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या की कोई गिनती नहीं हो सकती है, वो नगण्य होते हैं, काउंटलेस होते हैं, इसीलिए इनको इंसुलेटर कैटेगरी पे रखा जाता है। और इंसुलेटर की मैंने क्लास में पढ़ाया होगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है इंसुलेटर में कि भैया वो हीट ट्रैवल नहीं कर सकता। कभी आप लकड़ी को, ऐसा नहीं है कि लकड़ी को जब आप गर्म करोगे तो एक सिरा गर्म करने पे दूसरा सिरा जो आपके हाथ में वो गर्म होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वही चीज होती है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, ठीक है। जिसमें हीट बिल्कुल ट्रैवल ना करे वो इंसुलेटर होता है, जिसमें बिजली बिल्कुल ट्रैवल ना करे वो इंसुलेटर होता है, जिसमें कोई चमक ना हो, ठीक है, जिसमें कोई चमक ना हो, कोई लक्ष्चर ना हो, अच्छी लैंग्वेज में बोले तो उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो हो, या इतना तो उसको भी हम इंसुलेटर में आता है। जो डक्टाइल और मैलिएबल ना हो, डक्टिलिटी किसको कहते हैं, जिसको अपन पीट पीट के पतले पतले तारों पे बदलेंगे तो वो डक्टाइल कहलाएगा। और मैलिएबिलिटी क्या कहलाती है, जब हम किसी मेटल को पीटते हैं, उसको पतली शीट में बना सकते हैं, वो मैलिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो जो धातु डक्टाइल भी नहीं है, मैलिएबल भी नहीं है, वो इंसुलेटर कहलाती है। ठीक है, यानी नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टर्स हुए, या बैड कंडक्टर। इंसुलेटर इज ऑल्सो नोन एज बैड कंडक्टर, इसको बैड कंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये रही इंसुलेटर की बातें कि किस वजह से उनको ऐसा रखा गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ इंसुलेटर, चलो हमने बोल दिया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें बिजली नहीं ट्रैवल करती, इसमें हीट ट्रैवल नहीं करती है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करने में, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है उसके ऊपर अगर हम इस इंसुलेटर की कोटिंग कर दे तो क्या होगा, बाहर की सतह पर या बाहर जो एटमॉस्फेयर है उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, यानी अपन हाथ लगाएंगे तो प्लास्टिक बीच में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमको करंट नहीं लगेगा, है ना, फैक्ट है ये। तो इसीलिए इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। अब इंसुलेटर किस किस प्रकार के होते हैं, जो बिल्कुल धरती से नॉन मेटल निकालते हैं, हम बोलते हैं कि उसको ही इंसुलेटर्स नहीं बोलते, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राई एयर। ड्राई एयर तो अर्थ के नीचे से नहीं निकलती है ना, एटमॉस्फेयर में होती है।
तो एयर भी ठीक है। ड्राई एयर क्यों बोला गया है? क्योंकि हवा में कभी आप देखो जो गर्मी की हवा होती है उसमें सूखापन ज्यादा होता है, और जब बारिश की आप हवा देखते हो तो कोई भी चीज आप जब खुले में रखते हो तो वो बहुत मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट होने के पीछे रीजन क्या होता है कि उसमें हवा में प्रेजेंट वेपर मॉलिक्यूल्स जो थोड़े बहुत पानी के कण होते हैं वो इतने होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के कण होने की वजह से हवा में नमी बनी रहती है, और तो और वो एटमॉस्फेयर की नमी क्या होती है, चीजों को ड्राई रहने नहीं देती, ठीक है, अपने मॉइस्चर उस चीज में दे देती, जिसकी वजह से चीजें ड्राई बनी रहती है। कपड़े बारिश में जल्दी नहीं सूखते हैं। एज वेल एज आप देखोगे कि जो आप अगर रोटी पापड़ अगर कभी घर पे करो तो रोस्ट करो उसको और ओपन बारिश के मौसम में रख दो, 2 मिनट बाद वो मॉइस्ट हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, कोई चीज क्रिस्पी नहीं रह पाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कपड़े हमारे मॉइस्ट गीले गीले रहते हैं जो सूख नहीं पाते प्रॉपरली, तो ये सब किस वजह से होता है, वेपर मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो ड्राई एयर इसीलिए बोला है कि पानी के अगर कण पड़ गए ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में बिल्कुल मददगार हो जाएगा, ठीक है। अगर प्योर वाटर की बात करूँ तो प्योर वाटर में कभी बिजली ट्रेवल नहीं करती, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट पार्टिकल मिला दिया जाए वो बहुत अच्छी कंडक्टर बन जाती है बिजली के लिए, ठीक है। तो उसी बात में बात करूँ ड्राई एयर की, तो अगर हवा है बिना नमी की उसको ही कहेंगे हम ड्राई एयर, जिसमें पानी का बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं है, 0% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कहलाएगी ड्राई एयर। तो ड्राई एयर क्या होती है, ये सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है, और सिर्फ इसमें यही है कि इसकी दिक्कत क्या होती है कि ये सबसे अच्छा इंसुलेटर तो होता है, बट अगर कभी इसमें नमी इसकी आ गई, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी नमी इसमें आ गई ना तो ये कंडक्टर बनने में देर नहीं लेगा, ठीक है। कंडक्टर बनने में थोड़ा बहुत भी अगर पानी का मॉलिक्यूल हवा में रह गया ना तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर बन जाएगा। इसलिए नमी ना हो, इस वजह ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राई एयर। सॉरी, नमी थोड़ी सी भी होगी तो ये बिल्कुल कंडक्टर बन जाएगा, इसलिए नमी नहीं होनी चाहिए ड्राई एयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं बात करूँ, इसकी चालकता प्रभावित होती है, और ओवरहेड लाइनों में शिरोमणि लाइनों में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्राई एयर का। किस चीज में, तार, केबल्स के बीच में जो 2 तार होती है ना उसके बीच में इस हवा को भरा जाता है। एक केबल है मोटी, ठीक है, ये केबल है मोटी, और ये जो शेडेड वाली है ये आपकी नॉर्मल 2 फेज की तार है, मान लो ये एक फेज है और ये दूसरा फेज है, ठीक है। तो इसके बीच में जो फिल होगा वो एयर फिल होगी, ठीक है, इसके बीच में एयर फिल होगी इस पूरे में, और इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दूरी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूरी नहीं है, पास है तो वो तो फेस टू फेस टकराएगा, जैसे फेस शॉट होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा ना हो, इन दोनों को प्रॉपर्ली एक डिस्टेंस पे रखा जाता है, और बीच में इसमें ड्राई एयर भरी जाती है जो कि एक इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। तो कहाँ पे, ओवरहेड लाइनों में इसका ड्राई एयर का इस्तेमाल होता है। 2 कंडक्टर्स के बीच में, 2 चालक के बीच में ये फिल्ड होती है। इसके बाद मैं बात करती हूँ वल्केनाइज्ड रबर की। रबर तो सब जानते हैं, जो पेड़ से नेचुरल रबर निकलता है वो रबर नॉर्मली हमको पता है। तो ये क्या करता है, नॉर्मल रबर में सल्फर क्या किया जाए, सल्फर या जिंक, ZnO2, जिंक ऑक्साइड, इसका नाम जिंक ऑक्साइड है, और ये सल्फर, ठीक है। सल्फर या जिंक ऑक्साइड नॉर्मल रबर में मिला दिया जाए, किसके साथ, हीट के साथ, रबर को गर्म किया जाए, उसमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर दोनों मिला दिए, सल्फर या जिंक ऑक्साइड दोनों में से कोई एक चीज मिला दिया जाए तो वल्केनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन होता है। वल्केनाइज्ड रबर फॉर्म होती है जो कि बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है, केबल्स में करंट को ट्रैवल करने नहीं देती है, ठीक है, वल्केनाइज्ड रबर। उसके बाद इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, केबल्स में,
इसका यूज कहाँ होता है, केबल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वल्केनाइज्ड रबर को कंडक्टर के ऊपर ऐसे कोट कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये बाहर की चीजों से अनकॉन्टैक्ट मतलब रहती है, अनटच्ड रहती है। ठीक है, तो ये था वल्केनाइज्ड रबर। क्या था, नॉर्मल रबर में हीट प्रोसेस के साथ सल्फर या जिंक ऑक्साइड या ZnO2 को मिलाते हैं, तो ये वल्केनाइज्ड रबर फॉर्मेशन होता है। इसको बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तार या केबल बनाने में। ठीक है, अब आता है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एग्जाम में बहुत आता है। पीवीसी का फुल फॉर्म याद रख लेना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का है, ये वल्केनाइज्ड रबर से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इसकी तुलना में ये ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इसकी तुलना में ये ज्यादा अच्छा होता है, और क्या होता है, ये ज्यादा टिकाऊ होता है। ज्यादा टिकाऊ यानी अगर ये 2 साल चलेगा तो ये मान लो 6 साल चलेगा तुम्हारा। फॉर एन एग्जाम्पल, वल्केनाइज्ड रबर ठीक है, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन अभी जो कवर अप कर रहा है उसको पीवीसी कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर अब वल्केनाइज्ड रबर की कोटिंग नहीं करते हैं, पीवीसी की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के समय में जो पीवीसी केबलों में डल रहा है वो पीवीसी डल रहा है रबर की जगह। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा और टिकाऊ होता है, वल्केनाइज्ड रबर से बहुत अच्छा और टिकाऊ होता है। और यूज तो सबको पता ही है, केबल्स में आजकल मोस्टली यूज हो रहा है। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन केबल्स। ठीक है, तो आज हमने क्लास में क्या देखा, इंसुलेटर के बारे में देखा कि इंसुलेटर क्या होता है, क्यों उसको ऐसा कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनकी विशेषताएं, कि इसको इंसुलेटर बोला तो क्यों बोला, ऐसे ही मन आया था बोला नहीं होगा, कोई रीजन होंगे, तो वो प्रॉपर्ली रीजन दिया है। उसके बाद इसके 3 टाइप मतलब कौन कौन से इंसुलेटर्स होते हैं, वो है सबसे पहला ड्रायर, दूसरा वल्केनाइज्ड रबर एंड थर्ड इज पीवीसी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो इस समय देखते हुए आप घर पे रहें, सेफ रहे, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।